पूजा पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालाड पूर्व के पठानवाड़ी में गुड़ी पाड़वा पर हिंदू लड़कों पर हमला, संजय निरुपम ने लगाए गंभीर आरोप। मुंबई मालाड पूर्व के पठानवाड़ी में गुड़ी पाड़वा के अवसर पर एक ऐसा विवाद हुआ कि दो समुदायों के बीच टकराव की चिंगारी भड़क उठी है। पठानवाड़ी से पिंपरी पाड़ा जा रहे दो हिंदू युवकों पर सैकड़ों की भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया। मुख्य आरोपी अरशान शेख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन इस पूरे मामले में राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की भी मौजूदगी जमकर देखने मिली। शिवसेना प्रवक्ता और पूर्व सांसद संजय निरुपम ने इस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मालाडपुर के पठानवाड़ी में इस मामले के मुख्य आरोपी अरशान शेख का इतना खौफ है कि हिंदू लोग अपनी जान बचाने के लिए नाला सुपारा तक पलायन कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अरशान शेख और उसकी मां इलाके में गणपति उत्सव और नवरात्रि जैसे त्योहार नहीं मनाने देते। निरुपम ने यह भी कहा कि इलाके में अवैध निर्माण का जाल बिछा हुआ है। नूरानी मस्जिद और उसके आसपास अवैध कब्जों की भरमार है। उन्होंने बीएमसीपी उत्तर विभाग में शिकायत दर्ज कराई है कि जहां जहां अवैध निर्माण हुआ है वहां वहां बुलडोजर चलाकर तोड़क कार्रवाई की जाए। संजय निरुपम ने आरोप लगाया कि शिवसेना यूबीटी के स्थानीय आमदार आरोपियों को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पुलिस पर दबाव डालकर आरोपियों को सिर्फ पूछताछ के बाद रिहा कर दिया जा रहा है। मुख्य आरोपी अरशान शेख को आमदार का पूरा समर्थन प्राप्त है और इसी वजह से पुलिस कठोर कार्रवाई से कतरा रही है। संजय निरुपम ने आरोपियों के पुराने बैनर भी दिखाए, जिसको दिखाते हुए उन्होंने कहा कि ये देखिए, बैनर स्पष्ट रूप से राजनीतिक संरक्षण साबित कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पुलिस ने सख्त कार्रवाई नहीं की तो यहाँ पर भी नागपुर जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय निरुपम ने शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि जब राउत जेल में थे तब उन्होंने नर्क से स्वर्ग नामक पुस्तक लिखी थी। निरुपम ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि जब जेल में स्वर्ग जैसा उन्हें आनंद था तो बेल लेकर इस नर्क में क्यों आ गए, बेहतर होता कि वहीं रहते। जब संवाददाता ने पूछा कि क्या अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा तो निरुपम ने बेबाकी से कहा कि शिकायत दर्ज हो चुकी है और जल्द ही बुलडोजर चलेगा। जो रास्ते अवैध निर्माण से बंद हो गए हैं उन्हें पूरी तरह से साफ किया जाएगा। अब अंत में हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस पूरी घटना के दौरान कुरार पुलिस की सतर्कता की भी सराहना की जानी चाहिए। जब भीड़ ने उन 9 युवकों पर हमला किया तब कुरार पुलिस के हवलदार किरण दलवी और अन्य पुलिस कर्मियों ने साहस दिखाते हुए युवकों की जान बचाई। उनकी तत्परता और जिम्मेदारी के कारण ही इन 9 युवकों को सुरक्षित निकाला जा सका। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की इस तत्परता की खूब प्रशंसा की और उनकी बहादुरी को सलाम करते हुए उन्हें सम्मानित करने की अपील की। अब देखना होगा कि इस मामले में न्याय की उम्मीद कब पूरी होती है और क्या अवैध निर्माण पर बुलडोजर की गूंज सुनाई देगी या नहीं। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। गुढीपाडवाच्या दिवशी पठाणवाडीमध्ये जे घटना घडली ते घटनाचा जो मुख्य आरोपी आहे तो आहे अरसान सिराज शेख। त्याच्या दहशत त्या विभागात मोठ्या प्रमाणात आहे। रमेश होटल आणि एक रेडीमेड गारमेंट्सचं शॉप आहे परिचय, त्याच्या मागे त्याच्या एक चाल कमिटी आहे, चालचा मालक आहे। चालमध्ये राहणारे लोक गुजराती आणि मराठी भाषिक लोक आहेत। त्यांच्यातर्फे अशी तक्रार आलेली आहे की अरसान शेख आणि त्यांची आई त्यांना खूप सतावतात तिकडे आणि गणपती आणि नवरात्रीचा सण पण ते साजरा करू शकत नाही। त्यांच्या एवढा दहशत आहे तिकडे। त्यांनी चाल कमिटी आणि आजूबाजूच्या जागावर मोठ्या प्रमाणात अवैध बांधकाम केलेलं आहे। याची तक्रार आम्ही बीएमसी मध्ये केलेली आहे आणि बहुतेक बीएमसी ची आमची अपेक्षा आहे पी नॉर्थ जो वॉर्ड आहे की त्यांच्याकडून काहीतरी कारवाई झाला पाहिजे।
पण मला असं वाटतो की कुरार पोलीसवर अजून पण खूप दबाव आहे. त्या दिवशी जेव्हा मारहाण झाली त्या एक मोठा मॉब होता. जो FIR ची कॉपी आहे, FIR ची कॉपीमध्ये 7 लोकांचं नाव, 7 लोकांबद्दल आणि पुढे 10 लोकांबद्दल त्यांनी असा तक्रार केली आहे. त्यांनी सांगितलं की 9-10 लोक होते आणि त्यांचा जो स्टेटमेंट आहे, स्टेटमेंट तुम्ही जर वाचणार त्याच्यामध्ये एवढा एक घाणारे रीत्या त्यांनी त्यांच्यावर अटॅक केला आणि शिवीगाळ केलेला आहे की तो एक चिंतेची बाब आहे की पठाणवाडीमध्ये नक्कीच काय चाललेलं आहे. पण 9-10 लोकांच्या बद्दल तक्रार केल्यानंतर पण कुरार पोलिसने फक्त 7 संशयितांना उचलला आणि 7 मधून फक्त 3 जो आरोपी आहेत त्यांच्याकडे आहेत, बाकीला त्यांनी सोडला. एक आरोपी अरसान सिराज शेख, दूसरा जैद शेख आणि तिसरा शहबाज शेख. त्यांना सोडविण्यासाठी काल रात्री 9-10च्या दरम्यान तिकडे जे मुस्लिम नेते आहेत, जे उबाठाचे आमदारचे मुख्य कार्यकर्ते आहेत, म्हणजे एक सौदागर आहे, त्यांच्या कुटुंबियाचे लोक होते, त्यांचे पुतना वगैरे होते, एक बोरा म्हणून आहे एक माणूस, ते सगळे कुरार पोलीस स्टेशनमध्ये उशीर रात्री 1 वाजेपर्यंत बसलेले होते आणि आमदाराचा रेग्युलरली असा मेसेज होत होता की त्यांच्या ऐका आणि त्याच्या ऐकल्याप्रमाणे तुम्ही ॲक्शन घ्या. तो कुठेतरी लोकल MLAचा खूप दबाव आहे पोलिसावर की तुम्ही जास्ती कडक कारवाई करू नका. ज्याप्रमाणे दंगली घडविण्याचा प्रयत्न त्या दिवशी झाला त्याच्या आधारावर आमची अशी मागणी आहे की कुरार पोलीस कुठल्या प्रकारच्या दबावाखाली येऊ नये आणि जेवढे संशयित आहेत, जेवढे आरोपी आहेत, सगळ्यांना लवकरात लवकर ताब्यात घ्या. 3 लोक आहेत आणि या 3 लोकच्या पलीकडे 5-6 लोक अजून आहेत. पण हे सगळे जे काल होते पोलिसावर दबाव टाकणारे लोक, ते असे आमदार साहेबांचे कार्यकर्ता म्हणून काम करतात. त्यांचा फोटो पण तुम्ही बघू शकता. मी थोडा एक पाहिजे तुम्ही थोडा एक एक्सपॅन्ड करू देता. हा माणूस होता काल, हे आमदार साहेब आहेत. पठाणवाडीची जनताचा खूप खूप आभारी, यांची मतदार सगळ्याच आमदारपदी निवड झाल्याबद्दल. पदी की जगह पडी लिखा है. हे आहेत जे दबाव टाकत आहेत आमदार साहेबांबरोबर. तो हा जो पठाणवाडीमध्ये ज्या मधून ते निघाले होते, तर नुरानी मस्जिद म्हणजे एक अवैध मस्जिद आहे, अनधिकृत मस्जिद आहे. त्याने रस्त्यावर मस्जिद उभा केलेला आहे. त्यांनी पोलीसमध्ये असं तक्रार केलेला आहे की ते मस्जिदच्या समोर येऊन जय श्रीरामचा नारा लावत होते आणि भगवा झेंडा दाखवत होते. तुमची मस्जिद आहे रस्त्यावर, तो आम्ही काय करू. ते सगळे जो हिंदू भाविक होते ते हातात झेंडा घेऊन फक्त त्या रस्त्यावर जात होते. म्हणजे ते मस्जिदच्या समोर नाही, मस्जिद ते रस्त्यावर जात होते. तो आता BMC कडून त्या मस्जिदची जागा किती होती ओरिजिनली आणि किती त्यांनी एक्सपॅन्ड केलेला आहे इलिगली, याची तपास झाली पाहिजे. आणि त्या रस्त्यावर, त्या रस्ता म्हणजे माहीत तुम्हाला रस्त्याचं नाव काय, राणी सती मार्ग. तो मलाड स्टेशनपासून तो रस्ता सुरू होतो आणि पिंपरी पळापर्यंत जातो. तो मलाड स्टेशनपासून हायवेपर्यंत तो रस्ता ठीकठाक आहे. हायवेच्या नंतर रस्त्यावर एवढा अवैध बांधकाम, एवढा इन्क्रोचमेंट झालेला आहे
की राणी सती मार्ग आता दिसत नाही. तो राणी सती मार्गचा एक मोठा प्रमाणात रुंदीकरण झाला पाहिजे, जेणेकरून त्यांनी जो अवैध मस्जिद आणि दुकान आणि घर तिकडे बांधलेलं आहे इल्लिगली, तर सगळ्यांच्या विरोधात कारवाई झाली पाहिजे. पोलीसतर्फे बाकी जो संशयित आहेत, ज्याने दंगल घडविण्याचा प्रयत्न केला, त्यांची पण अटक करण्याचा प्रयत्न चालू राहिला पाहिजे. नाहीतर जसा आम्ही काल सांगितलं होतं, आम्ही पण तिकडे येऊ शकतो आणि पोलीस स्टेशनमध्ये बसू शकतो. पण पोलीसवाल्यांनी सांगितलं की आम्ही करतो, ॲक्शन घेतो, तर तुम्ही काळजी करू नका आणि थोडा शांत राहा. यासाठी आम्ही थोडा पण शांत आहोत. पण पोलिसांवर जास्ती दबाव जर लोकल आमदार आणि बाकी लोकांचा, मुस्लिम लोकांचा असेल, तर आम्ही गप्प बसणार नाही. आम्ही पण ॲक्शन मूडमध्ये येऊ शकतो तत्काळ. हा एक पठाणवाडीचा विषय. दुसरा, काल संजय राऊतनी जो सांगितला होता, एक मोठा गप्पा गोष्टा असा मारला होता की प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहेबांच्या काहीतरी वारीस शोधण्याचं काम चालू आहे. आज त्याचा जवाब भाजपकडे आलेला आहे. 2029 मध्ये पण भाजपतर्फे पंतप्रधानचे उमेदवार म्हणजे नरेंद्र मोदी साहेब असणार आणि त्यांच्या नेतृत्वात लोकसभा निवडणुकी होईल. म्हणजे त्या 2029 मध्ये पण इंडिया आघाडीचा काहीही भविष्य राहिला नाही. या भीतीमुळे ते दररोज एक नवीन गोष्टी आणि नवीन अशी एक कहाणी संजय राऊत घेऊन येतात. आता असा चुकीची बातमी जे पसरतात ना, त्याच्यावर त्याने काहीतरी निर्बंध लावला पाहिजे. संजय राऊतनी पत्राचाल घोटाळामध्ये आणि त्याला जेलमध्ये जे त्यांचा जो अनुभव आहे, ते अनुभवाबद्दल त्यांनी बहुतेक एक नवीन पुस्तक लिहिलेली आहे. ते पुस्तकमध्ये काय आहे मला माहीत नाही. काय असेल आम्ही सांगू शकतो, पण त्या पुस्तकचं नाव खूप दिलचस्प आहे, मजेदार आहे. त्याने पुस्तकचं नाव ठेवलेलं आहे नरकात स्वर्ग. म्हणजे जर नरकात स्वर्ग होता अर्थात जेलमध्ये, ते एवढा तुम्ही बेल पिटिशन टाकून तुम्ही जामीनवर बाहेर का आला? तिकडे राहायला पाहिजे होता जर स्वर्ग होता तो. हा एक गंमतचा विषय आहे. पण दुसरा महत्त्वाचा विषय असा आहे की जेव्हा त्यांना जेलमध्ये टाकला गेला, जाण्याच्या पूर्वी आणि आल्यानंतर पण त्यांनी वारंवार असा आरोप लावला की आम्ही सरकार बरोबर लढतो, यामुळे आम्हाला ते त्रास देत आहे. ईडीचा, सीबीआयचा. हा विषय खोटा आहे. तुम्ही घोटाळा केला, यामुळे तुम्हाला जेलमध्ये टाकला शासनाने. पुढे पण घोटाळा करणार तर तुम्हाला जेलमध्ये टाकणार. पण तो एक जो नवीन जो एक प्रथा आमच्या देशात चालू आहे कार्ड खेळण्याची. या देशात 2-3 प्रकारचा शासकीय कार्ड आहे. आधार कार्ड, पॅन कार्ड, हे सगळे कार्ड शासनतर्फे प्रोवाइड केला जात आहे. पण एक कार्ड घोटाळेबाज स्वतः बनवून घेतात आणि हातात फिरून घेतात, तो म्हणजे विक्टिम कार्ड. त्याच्यासाठी त्यांना कुठेही शासकीय एजन्सीमध्ये जाऊन बनविण्याचा परमिशन घेण्याची काही गरज नाही होतो.
ते स्वतः घोटाळा करतात. जेव्हा शासनातर्फे ॲक्शन होतो तेव्हा ते हातात विक्टिम कार्ड घेतात आणि सांगतात की आम्हाला आमच्यावर त्रास होत आहे. तो आता विक्टिम कार्ड खेळण्याचा जो पद्धत आहे आता बंद करा आणि जे काही तुम्ही केलेलं आहात ते भोगला. आता पुस्तकात काय आहे मला माहीत नाही, पण बहुतेक ते मोदी सरकार, ईडी, CBI यांनी त्यांच्या विरोधात जे काही कारवाई केली ते कारवाईच्या विरोधात ते उगाच काहीतरी बोलणार. येऊ द्या आता पुस्तक, पण एकदा पुन्हा तो स्वर्ग होता तो पुन्हा तयारी ठेवा स्वर्गमध्ये जाण्याची. धन्यवाद. टीका केली आहे. त्यांचं असं म्हणणं आहे की अडवाणी जे आहे त्यांना बाजूला ठेवून मोदींना प्रधानमंत्री केलेलं, त्याला कुठेतरी अडवाणीवर हा अन्याय केला गेला आहे. लालकृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी से एक प्रतिष्ठित, ज्येष्ठ आणि सर्वोच्च नेते आहेत. आजची जो भाजप आहे त्यांच्या प्रयत्नामुळे हा भाजपची निर्माण झालेली आहे. हा एक तथ्य आहे. अडवाणीजींनी भाजपचा खूप नेतृत्व केला, पण पक्षामध्ये त्यांच्या पक्षामध्ये एक अशी एक परंपरा आहे की ते नवीन पिढीला पुढे आणतात आणि नवीन पिढीला जेव्हा ते पुढे आणतात तेव्हा जो जुनी पिढी आहे त्यांच्या बरोबर एक सहमती घेऊन करतात असा निर्णय. तो अडवाणीबद्दल खूप असा ढोंग करण्याची काही गरज नाही. ते सुखरूप राहत आहेत. भाजपचे लोक त्यांची काळजी, त्यांच्या जो विचारपूस करत आहेत. पण काल त्यांनी जो एक थापा मारला होता, एक चुकीची गोष्टी लोकांसमोर आणली होती, तो आज एक्सपोज झालेला आहे आणि त्याच्यासाठी सर्वप्रथम त्यांना माफी मागितलं पाहिजे की तुम्ही देशाचे पंतप्रधान बद्दल एक अफवा पसरविण्याचा प्रयत्न करता. तो चूक आहे. असा अफवा पसरण्याचा प्रयत्न करू नका. भाजपमध्ये किंवा RSS मध्ये काय चाललेले आहे तुम्हाला काही माहीत नाही, पण असंच तुम्ही उगाच दररोज काहीतरी अँटी BJP, अँटी RSS, अँटी इंडिया, अँटी गव्हर्नमेंट, अँटी इंडिया काहीतरी बोलायला म्हणजे बोलता तुम्ही. तर आता ही सवय तुम्ही आता बंद करा, कारण आम्ही तुमच्या जो गप्पा गोष्टीची आदत आहे त्याच्यावर लोक तुम्हाला आता आयडेंटिफाय करून ते समजतात आता की हा या माणूस केवढे तो चुकीची गोष्टी सांगतो. आता लोकांना माहीत पडलेला आहे. और क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल है, कई अवैध निर्माण किए हुए हैं. क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ अब तक पुलिस ने आपको बताया है कार्रवाई के बारे में? गुड़ी पाड़वा के दिन कलश यात्रा में शामिल होने के लिए क्रांति नगर के जो बच्चे पठानवाड़ी के रास्ते पिंपरीपाड़ा जा रहे थे मलाडपुर में, उनके ऊपर संजय नगर पठानवाड़ी में जानलेवा हमला किया गया था और बिना किसी कारण के हमला किया गया था. उस हमले में सैकड़ों जिहादी प्रवृत्ति के मुसलमान शामिल थे और उन बच्चों को निर्दयतापूर्वक पीटा गया था. उसके बाद वहां के स्थानिक जो आमदार हैं उबाठा सेना के, उनके दबाव की वजह से जो हमलावर थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी. आखिरकार हम लोगों ने जब दबाव बनाया तो कुरार पुलिस तुरंत एक्शन में आई और कल उन्होंने 7 लोगों को शक के दायरे में उठाया था और उन 7 लोगों में
एक है अरसान शेख। अरसान शेख वह मुख्य आरोपी है, उसी ने दंगा भड़काने की शुरुआत की थी, भगवा झंडा छीनने का प्रयास किया था और जो हिंदू भक्त थे जो गुड़ी पाड़वा के कलश यात्रा में जा रहे थे उन पर हमला करने की शुरुआत की थी। वह पठानवाड़ी का एक बहुत ही ड्रेडेड क्रिमिनल है। उस क्षेत्र में जो रमेश होटल और परिचय नाम का एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान है, उसके पीछे उसकी चाल कमेटी है। उस चाल में गुजराती और मराठी भाषी के लोग रहते हैं। उन लोगों की ऐसी शिकायत है कि उनको गणपति और नवरात्रि भी ये लोग करने नहीं देते, मां बेटे दोनों मिलकर। उनके कारण उस चाल से मुझे बताया गया कि अब तक उनके दबाव और उनके दहशत की वजह से उस चाल से 6 हिंदू लोगों ने घर बेचकर वो नाला सुपारा शिफ्ट हो गए। तो ये जो दादागिरी और गुंडागर्दी अरसान शेख की चल रही है, ये जो अवैध निर्माण काम उसने किया है, पतरे मार मार के जो जगह घेर रखे हैं उसने, इन तमाम अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने लोकल बीएमसी ऑफिसर को सूचना दे दी है, औपचारिक कंप्लेंट भी करने जा रहे हैं। अरसान शेख के अलावा 2 और शेख पकड़े गए हैं। कल 7 लोगों को कुरार पुलिस स्टेशन में उठाया था, 4 लोगों को छोड़ दिया क्योंकि सीसीटीवी में उनका चेहरा नहीं दिख रहा। कोई जरूरी नहीं कि सबका सीसीटीवी में कैमरा चेहरा दिखे, लेकिन जो एफआईआर है उसमें 9-10 लोगों की बात थी। अभी तक सिर्फ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसका मतलब पुलिस अभी भी दबाव में है। कल रात को 9-10 बजे के आसपास जो लोकल एमएलए हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उनसे जुड़े हुए जो प्रभावशाली मुस्लिम वर्कर्स हैं, उनमें से एक सौदागर जमाल के परिवार के लोग और एक गोरा करके हैं, ये सभी रात 9-10 बजे से लेकर 1 बजे तक कुरार पुलिस स्टेशन पर दबाव डालने के लिए बैठे थे और अरसान शेख और बाकी दोनों शेख जायद शेख और शहबाज खान को छोड़ा जाए, इस प्रकार का दबाव डाल रहे थे। मैं इतना ही कहूंगा कि कुरार पुलिस स्टेशन इस प्रकार के किसी दबाव में ना आए। बाकी जो दंगाई हैं उनको भी तत्काल पकड़े, गिरफ्तार करे और उनके खिलाफ कड़क कार्रवाई करे। ये जो पुलिस स्टेशन में जो दबाव डालने गए थे, ये आमदार साहब के खास कार्यकर्ता लोग हैं और इन लोगों ने आमदार साहब के कहने पे लोकल एमएलए के पुलिस स्टेशन में फोन करने के बाद ये लोग गए और पुलिस को इनकी बात सुननी पड़ी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पूरा पठानवाड़ी का जो रोड है, उस रोड का नाम है रानी सती मार्ग, जो मलाड इसमें स्टेशन से शुरू होता है और पिंपरीपाड़ा तक जाता है हाईवे पार करते हुए। लेकिन हाईवे पार करने के बाद वो रोड एकदम इंक्रोचमेंट से परेशान है। उसी रोड पे मस्जिदें बनाई गई हैं अवैध तरीके से, दुकानें बनाई गई हैं, घर बनाए गए हैं। जो लोग यह कह रहे हैं कि कलश यात्रा में जाते समय मस्जिद के सामने से वो झंडा लेके जा रहे थे, भगवा झंडा लेके जा रहे हैं, तो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, उनको मैं बताना चाहूंगा कि वो रास्ते पर जा रहे थे और आपने मस्जिद रास्ते में बना रखी है। गुनाह उनका नहीं, आपका है। तो ऐसे जो अवैध मस्जिद हैं, अवैध दुकानें हैं, अवैध घर हैं, उनके खिलाफ बीएमसी कानूनन कायदे के हिसाब से कार्रवाई करे और रोड को चौड़ा भी करे और जो भी अवैध बांध काम है, जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स वहां पर एक्टिव हैं, जो भी जिहादी प्रवृत्ति के लोग वहां पर एक्टिव हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई करे, वरना पठानवाड़ी में कभी भी बड़ा दंगा भड़क सकता है। वहां पर रहने वाले लोगों के हौसले बहुत बढ़ गए हैं और उस रास्ते जाने वाले हिंदुओं पर और उस रास्ते पर अगर कोई जुलूस हो या कोई शोभा यात्रा हो तो भी हमेशा तनावपूर्ण वातावरण क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अगर नहीं किया गया तो कभी भी मलाड पूर्व
में नागपुर की तरह आग लग सकती है, ऐसा उनका हौसला बढ़ा। इसलिए पुलिस को सख्ती से पेश आना चाहिए और बीएमसी को ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट के सारे निर्माण कार्य के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भी पथराव हुआ था, किस तरह से पुलिस ने बीच बचाव किया मामला, मगर इस बार भी जिस तरह से पथराव हुआ, जैसा आप मानते हैं कि प्लान की तरफ हुआ है, क्योंकि संख्या जिस तरह से दिखाई गई, जिस तरह से पुलिस हाथापाई हो रही है, क्या इसको मानते हैं कि प्लान से किया गया? ऐसी जानकारी मेरे पास रही है कि जब गणपति विसर्जन के लिए लोग उस तरफ से गणपति लेके जाते तो उस पर भी पथराव किया करते हैं, और यह सब कहीं ना कहीं कुरार पुलिस स्टेशन का जो ढीलापन है ना, उसका असर। उनको सख्ती से पेश आना पड़ेगा और ऐसे दंगाई प्रवृत्ति की, जिहादी प्रवृत्ति के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स वहां पे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना पड़ेगा, तब जाकर के वहां पर शांति स्थापित होगी। जिस तरह से अवैध निर्माण आप बता रहे हैं, गंभीर आप बता रहे हैं, ये बात सही है, मैं भी मानता हूँ कि मगर जो आरोप लगे हैं और लगाए भी जा रहे हैं और इतने भारी संख्या में अवैध निर्माण, क्या बुलडोजर चलेगा आपके शासन में? बिल्कुल चलाना पड़ेगा। आपकी भूमिका क्या होगी? बिल्कुल बुलडोजर चलाना पड़ेगा। जो भी अवैध निर्माण कार्य उस रास्ते पे हुए हैं और पठानवाड़ी के क्षेत्र में हुए हैं, उसकी शिनाख्त करके बीएमसी के अधिकारियों को बुलडोजर चलाना पड़ेगा और पूरा रास्ता और पूरा पठानवाड़ी साफ करना पड़ेगा। सर, एक दो पॉलिटिकल मुद्दे हैं। एक तो लोकसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की आज बैठक है और ये साफ हो जाएगा कि आखिरी सत्र में या आखिरी हफ्ते में क्या वक्फ बोर्ड बिल आ रहा है। इस पर एनडीए की सहयोगी दल, मुख्य सहयोगी दल शिवसेना का क्या स्टैंड है? क्योंकि अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं कि एनडीए के सभी दल एक मत नहीं है, कुछ एब्सटेन कर सकते हैं। शिवसेना का स्टैंड क्या है वक्फ बोर्ड में? केंद्र सरकार जो वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन लेकर के आई है, उस संशोधन कानून के समर्थन में हम लोग हैं। हमारी तरफ से जो सांसद वक्फ बोर्ड के ऊपर जेपीसी में थे, उन्होंने अपनी भूमिका स्पष्ट की है। आने वाले दिनों में संसद के बजट सत्र के आखिरी 3-4 दिन होंगे। उन 3-4 दिनों में संभवतः वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। मैं इस देश के तमाम सांसदों से और देश के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा शिवसेना की तरफ से कि वक्फ बोर्ड का संशोधन विधेयक पास होने दीजिए, क्योंकि यह आम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, यह गरीब मुसलमानों का समर्थन करता है, जिन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण कर करके वक्फ बोर्ड की बड़ी बड़ी दुकानें लगाई, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे देश में अनाप शनाप प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। ऐसे वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी आए और किसी गरीब मुसलमान का कोई जमीन वो हड़पे नहीं, छीने नहीं। इससे बचने के लिए और वक्फ बोर्ड के नाम पे जो जमीन के बड़े बड़े सौदागर खड़े हो गए हैं और जिन्होंने बड़े बड़े भूखंड घोटाले किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके, इसके लिए यह कानून है। तो शिवसेना 100% इस कानून के, इस विधेयक के समर्थन में है और मुझे उम्मीद है कि एनडीए के बाकी सहयोगी दल भी इस विधेयक का समर्थन करेंगे। हम मस्जिद के खिलाफ नहीं हैं, दरगाह के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वक्फ के नाम पर पूरे देश में लाखों एकड़ जमीन पर अवैध तरीके से जो कब्जा किया गया है, उस कब्जा से उन जमीनों को मुक्ति दिलाई जाएगी। सर, आरएसएस के महासचिव काशी और मथुरा में जो मंदिर का कार्य है, उसमें अगर आरएसएस के सदस्य हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन हम हर मस्जिद पर को कब्जा या उसका अधिकार पाने के पक्ष में नहीं है। लेकिन काशी मथुरा के मामले में कोई आरएसएस का सदस्य काम करना चाहे तो उसका स्वागत है। देखिए, काशी का बाबा विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि, ये दोनों मंदिर ऐतिहासिक रूप से औरंगजेब के द्वारा खंडित किए गए थे। इसके ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद हैं। जो औरंगजेब की जिसने जीवनी लिखी थी, उसने भी कहा कि जो सैकड़ों हजारों मंदिर तोड़े गए थे, उसमें ये 2 मंदिर प्रमुख थे। उसकी डेट भी है और साल भी। ऐसे में बाकी मस्जिदों की बात नहीं हो रही है, लेकिन जिन मंदिरों को तोड़ के वहां पर मस्जिद बनाई गई और कब्जा किया गया, उससे उन मंदिरों को मुक्ति दिलाने का पर्व शुरू होना चाहिए।
और एक अरसे से इस देश के हिंदुओं की डिमांड है, उनकी मांग है कि काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर के पास जो ज्ञानवापी मस्जिद है, जिसके लिए कुछ कोर्ट मुकदमा भी चल रहा है और उसके ऊपर बहुत सारी ASI की इंक्वायरी भी चल रही है, उसको हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिलाई जाए। बिल्कुल उसी तरह से मथुरा के भी मंदिर को, जो वहाँ मस्जिद बनाई गई है ज्ञानवापी, उससे भी मुक्ति दिलाई जाए। और इस पूरे अभियान में सिर्फ RSS क्यों, हिंदुस्तान का एक एक हिंदू शामिल हो सकता है और अपना योगदान दे सकता है। सर, एक सवाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने एक फैसला लिया है, 4 जिलों की 17 जगहों के नाम बदले। हरिद्वार में एक जगह था औरंगजेबपुर, उसका नाम कर दिया है शिवाजी नगर। देहरादून का एक मियाँ वाला एरिया था, उसका नाम रामजी वाला, और नैनीताल का नवाबी मार्ग था, उसको अटल मार्ग। इस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं या अच्छा किया, क्योंकि उत्तराखंड एक देवभूमि है, वहाँ पर हमारे सारे धाम हैं, चारों धाम वहीं पर हैं, वहीं गंगोत्री है, वहीं जमुनोत्री है, वहीं केदारनाथ है, वहीं बद्रीनाथ है। और ऐसे हिंदुओं के धर्म स्थल पे उनके नाम आक्रांताओं के नाम से जुड़े हों, ये निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है। तो मैं उत्तराखंड सरकार का अभिनंदन करता हूं इस पवित्र काम के लिए, लेकिन साथ साथ उस सरकार को एक और काम करना चाहिए। वहां बड़े पैमाने पर लैंड जिहाद चल रहा है। नैनीताल जो प्रारंभ से ही हिंदुओं का सबसे बड़ा केंद्र था, वहां सैलानी जाया करते थे, वहां बहुत 0%, 0 कुछ % नॉन हिंदू रहते थे। आज वहां बड़े पैमाने पर चुपके चुपके जमीन खरीद के मुस्लिम लोग बस रहे हैं और उसका पूरा डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयत्न कर रहे हैं। नैनीताल के आसपास के गांव में जो उत्तराखंड का कायदा है, उस कायदे के अनुसार आप एक वहाँ पर कोई ज़मीन खरीद नहीं सकते। ज़मीन खरीदेंगे तो आपको विशेष परमिशन चाहिए, और वो भी एक मेजरमेंट से ज़्यादा ज़मीन नहीं खरीद सकते। लेकिन इतने कड़े कानून के बावजूद बड़े पैमाने पर वहाँ पर लैंड जिहाद हो रहा है, और ज़मीनें खरीद खरीद करके जो गैर हिंदू और जिहादी प्रवृत्ति के लोग वहाँ बस रहे हैं, वो निश्चित तौर पर पूरे उत्तराखंड के लिए बड़ी चुनौती है। मैं डिमांड करूँगा, मांग करूँगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से कि जो लैंड जिहाद आपके प्रदेश में चल रहा है, उसके खिलाफ सख्ती से पेश आइए, वरना उत्तराखंड का नाम ही बदलने का एक दिन काम शुरू कर देंगे ये लोग। युवा नेता प्रेरणा चतुर्वेदी ने कहा है वोट की बिल जो है पेश करेंगे, लेकिन वो पेश नहीं कर रहे। या तो वो डर रहे हैं, उन्हें आत्मविश्वास नहीं है कि बिल पास होगा, या तो वो लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। किसी भी विधेयक को पार्लियामेंट में पास करने के लिए लाने की एक प्रक्रिया होती है। पहले डिपार्टमेंट एक प्रस्ताव रखता है, फिर उस पर एक उसका प्रारूप बनता है। उस प्रारूप पर अगर कोई ऐतराज होता है तो संसदीय समिति में भेजी जाती है। संसदीय समिति उसके ऊपर एक अंतिम प्रारूप तैयार करता है, उसके बाद उसको विधेयक का रूप दिया जाता है, उसके बाद वो पार्लियामेंट में आता है, उसके बाद उस पर चर्चा होती है। और कोई भी सरकार कोई भी विधेयक सदन में लाने से पहले अपने सहयोगी और विरोधियों के साथ एक संवाद करती है। तो संवाद करने की वो प्रक्रिया जारी थी, अब मुझे लगता है वो प्रक्रिया पूरी हो गई है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं है। वो समय आ गया है जब वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सत्रों में पेश किया जाएगा, और आप अगर सही मायने में हिंदुत्व में विश्वास करते हैं और आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मुस्लिम तुष्टीकरण चल रहा है उसको रोकना चाहिए, तो आप भी मोदी सरकार के साथ साथ खड़े होकर के वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के समर्थन में वोट डालिए। कल ईद के मौके पर कई जगह जो पर ईद की नमाज अदा करते हुए मुसलमान समुदाय के लोगों ने वक्फ के खिलाफ जो है काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज जो है अदा की है। और इसी पर सपा नेता अबू अजीम आजमी ने कहा है कि मुसलमानों पर अत्याचार है, वक्फ की जमीन जो है वो सरकार की जमीन नहीं, वो अल्लाह की जमीन है। मुसलमान साथियों ने जिस तरीके से कल काली पट्टी बांध करके वक्फ बोर्ड के संशोधन विधेयक का विरोध किया, वो निहायत गलत है। जरूरी यह होता कि वक्फ का जो काला धंधा चल रहा है, जमीनों की खरीद फरोख्त के नाम पर, जिसके ऊपर किसी प्रकार की कोई निगरानी नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, अगर उस काले धंधे के खिलाफ खड़े होते तो निश्चित तौर पर इस देश के मुसलमानों के साथ वो भला करते। चंद मौलानाओं के दबाव में आकर ओवैसी जैसे लोग और जो मुस्लिम नेता हैं
वो अपने वोटों की पॉलिटिक्स के हिसाब से काली पट्टी बांध करके वक्फ बोर्ड के संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। यह इस देश की परंपरा के खिलाफ है। यह देश गरीबों के साथ खड़ा रहा है। यह देश अगर किसी की जमीन किसी ने गलत तरीके से, नाजायज तरीके से कब्जा कर ली तो उसको बचाने, उसको छुड़ाने का प्रयत्न करता है। और यह संशोधन विधेयक और कुछ नहीं, नाजायज तरीके से लाखों एकड़, लगभग 9 लाख एकड़ जमीन पर जो उन्होंने कब्जा कर रखा है, उस कब्जे से उसको मुक्ति दिलाने का एक अभियान है। और इस अभियान में काली पट्टी बांधने वाले तमाम मुस्लिम नेताओं को भी शामिल होना चाहिए। शशि थरूर ने लगातार पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करे, उससे क्या कहना है? अब पीएम नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो तारीफ करना ही चाहिए। शशि थरूर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उनकी पार्टी में जो लोग हैं जो बिना वजह, बिना किसी कारण के मोदी जी का विरोध करते हैं, कम से कम उनको भी थोड़ा समझाएं कि वो भी फालतू का विरोध करने से बाज आ जाए। सर, मुंबई के पवई इलाके में एक वॉचमैन को मनसे के कार्यकर्ताओं ने मारा है क्योंकि उसको मराठी बोलने नहीं आता था। क्या उत्तर प्रदेश का था इसलिए मारा? देखिए, मनसे वालों का जो ये मराठी भाषा के नाम पे जो ये बेहुदा अभियान चल रहा है, मैं उसका हमेशा निषेध करता रहा हूं। महाराष्ट्र में निश्चित तौर पर यहाँ के स्थानीय भाषा मराठी भाषा है और सबको बोलना चाहिए। लेकिन अगर किसी गरीब को, कमजोर को मराठी बोलने नहीं आता तो उसको मारने पीटने का कोई अर्थ नहीं। ज्यादा है तो मनसे वाले मराठी सीखने के लिए अलग अलग सेंटर खोल दें और सभी लोगों से अपील करें कि भाई जिनको मराठी नहीं आती आप सीख के जाइए। लेकिन कभी डीमार्ट में जाकर के किसी गरीब को जबरदस्ती मार रहे हैं, बेचारा एक वर्कर है, किसी वॉचमैन को मार रहे हैं, यह बहुत ही बड़े लेवल की एक टुच्चागिरी है, बहुत ही छोटे लेवल का कार्रवाई है। मुझे लगता है कि मनसे को इससे ऊपर उठना चाहिए, नहीं तो अभी 0 पे आउट हुए हैं, अगली बार उसके नीचे जाके आउट हो जाएंगे। क्योंकि महाराष्ट्र इन सब चीजों को स्वीकार नहीं करता। महाराष्ट्र एक बहुत ही प्रगतिशील प्रदेश है, बहुत ही उदार प्रदेश है। इसने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को स्वीकार किया, अपने साथ रखा। महाराष्ट्र अगर आगे बढ़ा तो मराठी लोगों के साथ साथ गैर मराठी भाषिकों का भी इसमें जबरदस्त योगदान रहा और उस योगदान की वजह से ही पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का एक इंजन बन के महाराष्ट्र काम करता है। तो ऐसे महाराष्ट्र को कोई कलंकित मत करिए, ऐसे महाराष्ट्र का नाम मत खराब करिए। मराठी भाषा एक बहुत प्रतिष्ठित भाषा है, सम्मानित भाषा है, ऐतिहासिक भाषा है। उसको तो हमने एक क्लासिक भाषा का भी दर्जा, अभिजात भाषा का भी दर्जा दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ऐसी भाषा का सम्मान बढ़े, इसके लिए मारपीट करेंगे तो इस भाषा के प्रति सम्मान कम हो जाएगा लोगों में, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बुरा होगा। इसलिए ऐसी हरकत बंद करें। रस्त्यावरती विकायला बसतात तर त्या संदर्भात तुम्ही काय तक्रारीची काही गोष्टी केली गेली आहे का? आमचे अंधेरी पूर्वचे काही कार्यकर्त्यांनी मला अप्रोच केला होता की आमच्या विभागात रस्त्यावर शॉर्मा विकण्याच्या खूप स्टॉल आहे, 100-200 आहे आणि त्यांच्यामधून एक स्टिंक येतो, दुर्गंध येतो आणि रस्त्यावर चालणाऱ्या लोकांना दुभर झालेला आहे। याच्यावर बंदी घालायला पाहिजे, कमीत कमी नवरात्रीच्या वेळी। यासाठी आम्ही अशी मागणी केली, पण आम्ही कधी अशी मागणी नाही केली की रेस्टॉरंटमध्ये तुम्ही नॉनव्हेज विकू शकत नाही, KFC मध्ये चिकन बर्गर वर बंदी घाला, मॅकडोनाल्डमध्ये, मॅकडीमध्ये जो भी चिकन बर्गर, मटन बर्गर आहे त्याच्यावर बंदी घाला, अशी आमची मागणी नव्हती। फिश मार्केट म्हणजे फिश मार्केट महाराष्ट्राची एक परंपरा आहे। आमची जो कोळी बहीण आहे तिकडे येतात आणि मच्छी विकून जातात, तो एक जुनी परंपरा आहे। तो ते परंपराचे पलीकडे जाऊन ज्याप्रमाणे रस्त्यावर नॉनव्हेज खास करून शॉर्मा विकण्याचा आणि चिकनची टंगडी असे हँग करून विकण्याचा जो एक परंपरा आहे ना, तो चुकीचा आहे। त्याच्या विरोधात आम्ही आहोत आणि अजून आमची अशी मागणी आहे। आज मी फोन करणार, माझ्याकडे ते आले होते, काही ठिकाणी ॲक्शन झालेला आहे, काही ठिकाणी ॲक्शन नाही झालेला आहे। तो आता CP जो कमिशनर ऑफ पोलीस आहे त्यांच्याशी मी बोलायला पाहिजे
आणि शासनातर्फे अशी व्यवस्था झाली पाहिजे की नवरात्रीच्या दरम्यान जो रस्त्यावर मीठ आणि मटण विकण्याचा जो एक धंदा चालू आहे तो आता धंद्यावर बंदी आणला पाहिजे. फक्त जे रस्त्यावरती विकतात त्यांच्यावरतीच बंदी आहे. हो. हा, कारण कोणी घरीमध्ये खातो, कोणी रेस्टॉरंटमध्ये खातो, 5 स्टार हॉटेलमध्ये खातो, त्याच्यावर आम्ही कसं सांगू शकतो तुम्ही बंदी घाला. लोकांना जो भाविक जो मंदिराकडून निघून जे रस्त्यावर जातात त्यांना दिक्कत, त्यांना त्रास होत आहे ना, त्याच्याबद्दल आम्ही हा विषय करतो. पण असा एक प्रश्न उपस्थित होतो की कधीतरी जे नॉनव्हेज खातात नवरात्रीमध्ये ते देखील रस्त्यावरून सर मटण मच्छी घेतात, मग त्यांचं काय? नाही, मच्छी तो मच्छी मार्केटमध्ये मिळतो ना, चारकोमध्ये मार्केट आहे, इकडे मार्केट आहे. मार्केटच्या विरोधात आम्ही नाही. आणि मटणच्या पण एक मार्केट होऊ शकतो, अंधेरीमध्ये मार्केट आहे, पण रस्त्यावर एक मटण शिजवून एक गॅसच्या चुल्ह्यावर ठेवून ज्याप्रमाणे शॉर्मा विकतात त्याच्यामध्ये एक स्टिंक येतो आणि त्याच्याकडून लोकांना त्रास होतो. हा आमचा मुद्दा आहे. आम्ही हा सांगत नाही की तुम्ही मटण आणि मच्छीच्या विक्रीवर बंदी घाला, आम्ही असं सांगत नाही, कधी सांगितलेलं नाही आणि सांगू शकत पण नाही. ज्याप्रमाणे मुस्लिम लोक चाहे कोणीही नॉनव्हेज घेत खातात, ख्रिश्चन खातात, त्याप्रमाणे हिंदू लोक पण नॉनव्हेज खातात आणि हिंदू लोकांमध्ये नॉनव्हेज खाण्याची परंपरा हजारो साल जुनी आहे. तर आम्ही असं सांगत नाही की सर्व हिंदूला आता सात्विक झाला पाहिजे, कोणाला नॉनव्हेज नाही खायला पाहिजे असं आम्ही सांगू शकत नाही. एवढी मूर्खता नाही आहे. पण रस्त्यावर जे काही चाललेले आहे त्याच्यावर बंदी घालायला पाहिजे असंच मागणी आहे. हम लोगों की जो डिमांड थी, खासकर अंधेरी के कार्यकर्ताओं ने ये बात रखी कि रास्ते पर जो शौरमा बेचने की आजकल एक परंपरा शुरू हो गई है, इसकी वजह से लोगों को बड़ी तकलीफ होती है. अंधेरी ईस्ट में लगभग 200-250 के आसपास शौरमा के स्टॉल्स हैं जो गैस के चूल्हे पे पका रहे हैं और उससे अजीब तरह की स्टिंक आती है, दुर्गंध आती है, तो रास्ते पे चलना लोगों को दूभर हो गया है. तो ये मांग लेकर के कि कम से कम नवरात्रि में जब लोग एक सात्विक जिंदगी जी रहे होते हैं, ज्यादातर लोगों के घरों में घट स्थापना होती है, लोग उपवास करते हैं, देवी की पूजा के लिए जाते हैं, ऐसे में कम से कम रास्ते पर पका हुआ मटन मच्छी बेचने का काम बंद करें. इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि मच्छी मार्केट में मच्छी बेचना बंद कर दीजिए, हम कहाँ कह रहे हैं भाई. इसका अर्थ ये भी नहीं है कि रेस्टोरेंट में अगर कोई नॉनवेज सर्व कर रहा है तो वो बंद कर देना चाहिए. नहीं, आप सर्व कर सकते हैं. कोई KFC की दुकान में या मैकडी में अगर नॉनवेज का चिकन बर्गर खाना चाहता है खा सकता है. लेकिन रास्ते पे जिस तरीके से मटन मच्छी और चिकन को पका कर बेचने का जो सिलसिला चल रहा है, एक तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से ये अवैध है, इलीगल है. सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि रास्ते पर आप चूल्हा जला के कोई चीज बेच नहीं सकते, तो जो आप नॉनवेज बेच रहे तो वैसे ही अवैध है. और दूसरा, कम से कम नवरात्रि के दिनों में हिंदू भावनाओं का सम्मान करते हुए, जब सात्विक जीवन लोग जी रहे हैं उसका सम्मान करते हुए आप 9 दिनों के लिए इसके ऊपर बंदी लगाइए. कई जगहों पे जब हमने मांग रखी तो कई जगहों पे सिर्फ अंधेरी इसमें नहीं, अलग अलग पुलिस स्टेशन के हद में भी इस प्रकार की कार्रवाई हुई है. लेकिन जितनी सघन कार्रवाई होनी चाहिए उतनी सघन कार्रवाई नहीं हुई है. इसलिए आने वाले दिनों में जरूरत पड़ी तो हमको मुंबई के पुलिस आयुक्त से भी बात करके इस दिशा में कार्रवाई करने की अपील करनी पड़ेगी. बस सर.